हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 गणित विषय के सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, जो आपके 1 अंक वाले क्वेश्चन है और साथ ही वो क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले भी। तो सिर्फ अपन ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा जारी किया मॉडल पत्र है और इसी के बेस पे आपका जो फरवरी में होने वाले एग्जाम है वो पेपर बनने वाला है। तो इन क्वेश्चनों को आपको सटीकता से हल करना और इनका जो पैटर्न कैसा रहेगा आगे इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके जो पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से दिए गए हैं। समय वही 3.25 घंटे का है, पूर्णांक 80 अंक का। खंड ए के क्वेश्चनों को मैं एक एक करके आपको सवाल हल करवाने वाला हूं और आप इसके अंदर आंसर भी दे सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है। देखो, √2 है। √2 का मान कितना होता है? 1.414। ठीक है, लेकिन इसका पूरा वर्गमूल संभव नहीं है। जैसे अपन √4 का वर्गमूल निकालते हैं, कितना आता है? 2 आता है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या भी है, तो प्राकृत संख्या है नहीं। तो ऐसी जैसे √4 का हो गया, -√2 है, इस ये क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी। और √4/9 है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 9 का कितना होता है? 3। तो इसका वर्गमूल हो गया 2/3। लेकिन इसका वर्गमूल, शुरुआत वाली संख्या, इसका वर्गमूल संभव नहीं है, तो इसमें ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, ये सवाल है आपके दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? HCF गुणा LCM, यानी ये दिया हुआ है। इनके साथ में दो संख्याएं भी लिखी हुई है, कौन सी है? A गुणा B। A और B है, A और B दो संख्या लिखी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। अगर आपको HCF गुणा LCM दे रखा है तो इसके बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल। और वो दो संख्या कौन सी है? A और B। तो उनको गुणा करके दिखाया हुआ कौन सा ऑप्शन है? देखो, B ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में px के शून्य की संख्या कितनी है। यानी ये जो ग्राफ है ना, देखो ये लाइन, ये इस अक्ष अक्ष को, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इस अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे ये लाइन काट रही है। जैसे देखो, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ काट रही 1, यहाँ घूमती हुई यहाँ गई 2, फिर यहाँ से वापस चली गई 3। तो ये अक्ष अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रही है? 3 बिंदुओं पे। तो यानी इसके शून्यंकों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो सरल रेखाएं आपको दे रखी है, a1x b1y प्लस b1i प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये प्रतिच्छेद कब करेंगे? देखो, ये प्रतिच्छेद करती हैं जब आपकी a1/a2, जैसे ये अनुपात निकालते हैं b1/b2 और c1/c2, ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब ये यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा करके इनको अपन काट देते हैं। तो ये स्थिति होती है दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखो, पहली कंडीशन तो नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी में लागू हो रही है, देखो ये, और चौथी में भी लागू हो रही है ऐसे तो, क्योंकि ये c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं है ना। लेकिन प्रतिच्छेद के लिए इतना सा आपको कंडीशन दिया होता है कि a1/a2 अगर b1/b2 के बराबर नहीं है तो भी वो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये ऑप्शन भी अपन सही मान लेते इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। ठीक है, समांतर श्रेणी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसमें सार्व अंतर पूछा है। तो कोई समांतर श्रेणी का अगर आपको ए पूछता तो कितना हो जाता? 1/3 हो जाता। कितना हो जाता? 1/3। अब आपको सार्व अंतर पूछा है,
डी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? दूसरा पद कितना है? 5/3 और इसमें से घटा देंगे कितना? 1/3। हर दोनों का सेम है तो एलसीएम लेंगे 3 ही आ जाएगा। और देखो ये समान होना तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या लिखा हो ऐसा कैसा लिख दो, 5 - 1 और इसको घटाओगे कितना बचेगा? 4/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/3। समझ में आया क्या? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र कौन सा होता है? देखो ये होता है n कोष्टक n+1/2। याद रखना, समांतर श्रेणी में भी काम में आता है सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आपको दो त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं एबीसी और डीईएफ। देखो इनके बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ? समरूप का त्रिभुज। अब ये पूछ रहा है कि इनमें कौन से नियम से समरूप है ये। तो समरूपता के जो 4 नियम होते हैं ना, उनमें से एक नियम है। अब कौन सा नियम है वो इन त्रिभुजों को देखने से पता चल रहा है। देखो जैसे ये भुजा 2 सेमी, ये 3 सेमी, ये इसकी 1.5 गुनी होगी। ऐसे ये 4 सेमी और ये 6 सेमी, ये भी इसकी 1.5 गुनी होगी। इन दोनों के बीच का कोण भी अपन को दे रखा 50 डिग्री का। तो यानी एक तो कोण बराबर है और दो भुजाएं क्या है? समान अनुपात में है या नहीं है? देखो समान अनुपात में कैसे है? जैसे 2 और 3 का अनुपात निकाला, 2/3 ही रहेगा। ऐसे 4 और 6 का अनुपात निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 2/3। कट रहा ना 2 से, कितना हो जाएगा? देखो 4/6 को काटेंगे 2/3, तो दोनों का अनुपात बराबर आ गया। और इन्हीं दोनों के बीच का एक कोण दे रखा है, तो यानी एस ए एस। कौन सा नियम हो गया? एस ए एस। तो यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिंदु 3,4 की अक्ष अक्ष से दूरी। देखो ये जैसे कर्मित युग में लिखा होता ना, इसका मान पहला अक्ष निर्देशांक कहलाता है, दूसरा वाई निर्देशांक। अक्ष निर्देशांक को भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। ठीक है, अब आपको अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो हमेशा कोटि का मान बताना होता है। ठीक है, और वाई अक्ष से दूरी पूछे तो भुज का मान बताना होता है। ठीक है, तो आपकी अक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो कितनी आ जाएगी? ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी एक सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोस सी का मान क्या है? देखो ये कोस सी ले रहा है ना, कोण ये ले रहा है, ये कोण। तो इसके सामने भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा का सूत्र होता है, देखो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आधार का मान है 3, कर्ण का मान है 5, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के ए बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल को करके देखते हैं अपन। देखो इसके लिए अपन को एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो ये समकोण त्रिभुज बना लिया, इससे यहां से ये दूरी दे रखी है 15 मीटर, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है, ऊंचाई इसकी पूछी है। ठीक है, तो आपको देखो लंब बटा आधार किसका सूत्र लगेगा इसमें? टेन थीटा का। बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखो टेन थीटा की जगह 60, लंब का मान h और नीचे आधार का मान 15 है। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटा 15। अब h का मान निकालना, तो 15 है, ये कहाँ चला जाएगा? √3 के गुणा में चला जाएगा। यानी h का मान कितना हो जाएगा? 15√3। हमेशा परिमेय संख्या पहले लिखी जाती है, अपरिमेय संख्या बाद में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखो कोई भी, जैसे अपन कोई सर्कल बनाते हैं या वर्त बनाते हैं, इसको देखो जैसे एक वर्त बनाया मैंने, इस पर परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अपन को एक बिंदु से पूछा है, तो एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर ये बोले परिधि पर स्थित एक वर्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो अनंत।
लेकिन एक बिंदु से पूछे तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसमें देखो अब यही पूछा है, वर्त पर स्थित एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? एक। अगर यहाँ पे एक नहीं लिखता कि वर्त पर स्थित बिंदु, वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत। लेकिन एक बिंदु दे दिया तो एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बना लिया, ये त्रिज्या दे रखी है 5, यहाँ बिंदु P दे रखा है, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये केंद्र से सीधी दूरी होगी, इसको Q। आपको देखो क्या दे रखा है, OQ का मान 12 सेमी है, ये 12 सेमी, ये 5 है, और स्पर्श ये क्या स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है। तो आपको ये ध्यान रखना कि समकोण यहाँ पे बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा लंबवत होती है। तो इसमें क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए समकोण के सामने भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण। तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 144। अब ये आधार, ये लंब, ये लंब और आधार है ना, इनमें कोई सा भी दे रखा हो उसका वर्ग करके घटा दो। जैसे ये दे रखा 5 का वर्ग 25, 144 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 119, और फिर इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 119 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूट में 119 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कोण थीटा वाले वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। देखो थीटा कोण दे रखा है, तो थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे तो उसको पाई आर स्क्वायर से गुणा कर देते हैं। त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई पूछे तो यहाँ पे 2 पाई आर से गुणा कर देते हैं। किसको, थीटा बटा 360 डिग्री को। जैसे ये लिखा हो ना, ये तो कहलाती है त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, और ये क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड के चाप का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बोल दो चाहे इसको। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। देखो ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण ठो अर्धगोला अर्ध हटा देता, एक ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 4 पाई आर स्क्वायर, और एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो 2 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर किसका होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 27 सेंटीमीटर है। अब देखो इस घन का आयतन दे रखा ना, तो सबसे पहले ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो घनाभ का आयतन पूछा है। अब देखो घनाभ का आयतन है ना, उसका सूत्र क्या होता है, देखो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यानी घनाभ के आयतन निकालने के लिए अपन को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन घन का आयतन दे रखा है 27, और घन का आयतन का सूत्र होता क्या है, भुजा क्यूब। तो ये दोनों आयतन है, दोनों को बराबर रख दिया, यहाँ से घन की भुजा निकालेंगे अपन। तो 27 का क्या निकालेंगे, घनमूल, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। अब मान लो दो घन है, जैसे दो कमरे हैं, उनको अगर अपन पास पास रख देंगे, घन के आकार के होते हैं कमरे, इनको पास पास रख देंगे, तो देखो इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, और ये दोनों पास में रखेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। लेकिन चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी लंबाई तो इसकी हो जाएगी 6, इसकी घनाभ की, चौड़ाई 3 ही रहेगी, ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 3। इनको गुणा कर दो तो घनाभ का आयतन आ जाएगा 37 18 18 30 54। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 54 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। देखो सबसे पहले तो आपको इन अंकों को देखना है, इनका बहुलक पूछा है। बहुलक पूछा है तो देखो जैसे इसमें 10 कितनी बार आया, देखो 10 कितनी बार आया, 1 2 बार। 8 कितनी बार आया, 1 बार। 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 9 4 बार आए। फिर 7 एक बार, 4 भी एक बार, 6 भी एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 9 आया। कितनी बार आया, 4 बार आए। तो 4 मत कर देना इसका आंसर, 4 नहीं होगा इसका आंसर। ये कई बच्चे ये गलती करते हैं, तो इसको आप नोट करना कि 9 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 4 उसका बहुलक कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। आपका बहुलक है वो कितना होगा, इसका बहुलक होगा 9। कितना होगा इसका बहुलक, 9, क्योंकि सबसे ज्यादा बार आ रहा है 9, इसलिए 9 बहुलक हो जाएगा। लेकिन ये मत कर देना कि 9 4 बार आया तो 4 बहुलक। काफी बार कंफ्यूजन होता है, ये सवाल गलत होता है, तो इस बात को नोट करना।
फिर है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होता है? तो देखो 3 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र होता है। अब देखो बहुलक के साथ में कोई नंबर नहीं होता और बहुलक को किसे लिखा है? जेड से। तो जेड के साथ में देखो यहाँ पे दोबारा ना जेड के साथ में, यानी ये आंसर ये तो खत्म हो गए यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो जेड के साथ में दोबारा, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 2 में से कौन सा सही होगा ये देखना है। तो देखो 3 माध्यक बराबर बहुलक, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ क्या देखो प्लस, तो यानी ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ब, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये सही है क्यों और नहीं है ये भी देख लो। 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य है ना, तो 2 गुणा माध्य यहाँ प्लस का है, इस दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ बहुलक बचेगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता पी ए के लिए सत्य कथन क्या है? देखो किसी भी घटना घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग है ना, वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ये इसका सही आंसर है। माइनस भी नहीं होता, गुणा भी नहीं होता और तीनों एक जगह भी नहीं होते ऐसे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। तो ये लगभग 18 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।